दोस्तों 18 नवंबर 2025 की शाम के लगभग 5 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। जूतों का कारोबार करने वाला एक व्यापारी अपनी पत्नी से बोलता है कि मुझे कुछ जरूरी काम है, कारोबार के सिलसिले से घर से बाहर जा रहा हूँ। लगभग 24 घंटे के बाद यानी कि अगले शाम को वापस लौट कर आऊंगा। तुम दोनों बच्चों का ख्याल रखना, खाना खाना आराम से और दरवाजे ठीक से बंद कर देना। बाहर का कोई व्यक्ति अंदर ना आ जाए। आजकल का वैसे भी माहौल कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस तरह का जो संदेश था वह अपने पत्नी से वह पति दे रहा था। उसके बाद वो घर से निकल जाता है, लेकिन वो घर से नहीं जाता है बल्कि अपने ही घर के एक हिस्से में जाकर छिप जाता है और बैठ जाता है। इंतजार कर रहा था कब रात होगी और वो देखना चाह रहा था कि आखिरकार उसके पीठ पीछे कोई घर के अंदर आता तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि उसकी पत्नी किसी से मिलती हो, और जैसा वो सोच रहा था ठीक वैसे ही होता है। रात के लगभग 11 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था जब लोग सो चुके थे। इसी बीच में उसके घर का मुख्य द्वार जो था वो खुल जाता है। घर के अंदर करीब 3 सदस्य थे, उसकी पत्नी और 2 बच्चे। एक बेटा होता है और एक बेटी होती है। बेटा बेटी सो चुके थे और पत्नी बाहरी व्यक्ति को लेकर अपने ऊपर वाले कमरे में पहुंच जाती है। लगभग अभी 5 या 6 मिनट का वक्त बीता हुआ था। वे दोनों आराम से बैठकर इत्मीनान से बातचीत कर रहे थे। तब उसे लगता है कि अब जाकर देखना चाहिए। जैसे ही वो ऊपर वाले कमरे में जाता है, वो देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। जो दृश्य देखता है उसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो सोच में पड़ जाता है, कभी उसने इस दृश्य की उम्मीद नहीं की थी। दरअसल उसकी पत्नी जो होती है वो उस व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में होती है। फिर पति को बेहद ही गुस्सा आता है और वो अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे तुमसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। किसी ने कहा था तुम्हें अपनी पत्नी की पैरवी करना चाहिए, रेकी करना चाहिए। बस मैं यही देखना चाह रहा था और उसकी यह बात बिल्कुल सच निकली। तुमने बिल्कुल सच साबित कर दिया। फिर उसने कहा दिन निकलने दो, जब दिन निकलेगा तो उसके बाद मैं तुम्हें बिल्कुल नंगा करके पूरे मोहल्ले में घुमाऊंगा, तुम्हारी परेड कराऊंगा, लोगों को दिखाऊंगा कि देखो तुम्हारी बेटी किस तरह का कांड करती है। वो व्यापारी अपने गांव के इलाके को छोड़कर अपने ही ससुराल में रहकर बिजनेस व्यापार कर रहा था और वहीं से पैसा कमा रहा था। वो नहीं जानता था कि यहाँ पर रहने वाली उसकी पत्नी किस तरह से गुल खिला रही है। आगे जो होता है इस घटनाक्रम में किसी ने कल्पना नहीं की थी। इस घटनाक्रम में एक कत्ल हो जाता है और कत्ल होने के बाद बॉडी के 6 टुकड़े कर दिए जाते हैं और उसे ऐसी जगह बोरों में भरकर फेंका जाता है ताकि इस घटनाक्रम का कभी खुलासा ना हो। लेकिन पुलिस ने एक छोटे से क्लू की वजह से पूरा घटनाक्रम को खोलकर रख दिया। न केवल घटनाक्रम को खोला बल्कि उस औरत का चेहरा, जो शैतानी चेहरा था, वह भी समाज के सामने आ जाता है और लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि समाज में ऐसे ऐसे लोग भी रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विकास गौर और आप देख रहे हैं क्राइम जोन 24। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का जिला संभल की। जिला संभल से जो मुख्यालय है वहां से लगभग 20 किलोमीटर दूर चंदोसी है और चंदोसी कोतावली क्षेत्र का एक इलाका लगता है परतवा रोड। परतवा रोड पर ही एक ईदगाह लगता है। ईदगाह के पास में कुछ गंदा सा नाला है, बड़ा सा एरिया है। वहीं पर एक गंदगी सी पड़ी हुई है, पानी बह रहा है। 15 दिसंबर 2025 की सुबह के लगभग 9 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। कुछ राहगीर निकल रहे थे, उन्हें अजीब सी दुर्गंध या स्मेल आ रही थी और कुछ कुत्ते किसी चीज को बार बार खींचकर सड़क की तरफ लाने का प्रयास कर रहे थे। इसी बीच में किसी समझदार व्यक्ति और जिम्मेदार व्यक्ति जिसे हम कह सकते हैं, उसने 112 नंबर पर पुलिस को फोन लगाया और पुलिस को फोन लगाने के बाद उसने कहा साहब यहाँ पर ऐसा लग रहा है किसी इंसान का धड़ पड़ा हुआ है, आप मौके पर आइए और आप देखिए। पूरी जगह की लोकेशन बताई जाती है। 112 नंबर की टीम जब मौके पर पहुंचती है और जैसे ही 112 नंबर की टीम मौके पर पहुंचती है उसके बाद फिर नजदीकी पुलिस स्टेशन यानी कि कोतावली प्रभारी होते हैं एसएचओ अनुज कुमार तोमर, उनको भी सूचना दी जाती है। वो भी टीम के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं और जो सर्किल ऑफिसर मनोज कुमार सिंह होते हैं वो भी वहां पर पहुंच जाते हैं। अब चाहे फॉरेंसिक की टीम हो, चाहे डॉग स्क्वाड की टीम हो या फिर कोई अन्य टीम जैसे सर्विलांस वगैरह की जो भी टीम होती है, वैसे भी घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं पड़ताल करने के लिए और ये देखने के लिए आखिरकार मामला क्या है। वहां जब देखा जाता है तो एक इंसान का धड़, जिसका सर गायब होता है, जिसके दोनों हाथ गायब होते हैं और दोनों पैर भी गायब होते हैं, और जो बाकी हिस्सा है वो कहाँ है इसकी जांच पड़ताल की जाती है। जो डॉग स्क्वाड की मदद से आखिरकार उन बाकी हिस्सों को ढूंढने की कोशिश की जाती है। इलाके के हर एक चप्पे चप्पे को खंगाला जाता है, देखा जाता है। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस को एक बैग मिल जाता है। जैसे ही पुलिस को बैग मिलता है, उस बैग के अंदर एक टी शर्ट रखी हुई थी, एक अंडरवियर रखा हुआ था और साथ ही एक पॉलिथीन रखी हुई थी। और उसे देखकर ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि जिस बड़े बैग के अंदर यह धड़ रखा हुआ था, शायद कुत्तों ने इस धड़ को इस बैग से पूरी तरह से अलग कर दिया है। अब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया और साथ ही पोस्टमार्टम के लिए अब उस हिस्से को भेजा जाता है और बाकी जो हिस्से थे उनकी तलाश करना शुरू कर देते हैं। यह आसपास के जो थाने होते हैं, आसपास के जिले
सभी जगह इस सूचना को सर्कुलेट किया जाता है कि एक धड़ मिला है, बाकी हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। कहीं आपके इलाके में कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई हो तो उसके बाद आकर हमसे संपर्क किया जाए। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी ये सूचना फैलाई जाती है, इस मैसेज को दिया जाता है और ये बताने की कोशिश की जाती है, लोगों को तैयार किया जाता है, साथ ही मुखबिरों को भी तैयार किया जाता है और पुलिस वाले इस पड़ताल में जुड़ जाते हैं कि आखिरकार कहीं से कुछ क्लू मिले। और तभी पोस्टमार्टम हाउस से एक फोन पहुंचता है पुलिस के पास, आकर कहते हैं कि आप आइए और मौके पर आने के बाद आपको देखना चाहिए। अब मौके पर पुलिस को बुलाया जाता है। एसएचओ अनुज तोमर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं तो वहां दिखाया जाता है कि जो राइट हैंड का एक बाजू पर एक टैटू का निशान बना हुआ है और टैटू पर नाम लिखा हुआ था बड़े अक्षरों में राहुल, और नाम बड़े स्टाइलिश अक्षरों में लिखा हुआ था। पुलिस को यहीं से एक छोटा सा क्लू मिलता है। अब इस राहुल नाम के व्यक्ति की तलाश हर जगह की जाती है, हर जगह इस सूचना को सर्कुलेट कर दिया जाता है, लेकिन जब कोई सूचना नहीं मिलती तो पुलिस के कुछ अधिकारी लोग बताते हैं कि कोतावली क्षेत्र की एक रूबी नाम की एक महिला जो कि मोहल्ला चुन्नी चंदोसी की रहने वाली है, 24 नवंबर 2025 को वो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आई थी। कह रहे थे कि जो मेरे पति है अपनी बहन के यहाँ किसी काम से मिलने गए थे, लेकिन वो वापस लौट कर नहीं आए। अब पुलिस वालों ने यह इंतजार किया, काफी वक्त बीत जाता है, लेकिन तब तक जो धड़ था उसका 72 घंटे के बाद अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। आखिरकार रूबी यहाँ पहुंचती है क्योंकि 15 दिसंबर 2025 को धड़ मिलता है और उसकी पत्नी को यानी कि रूबी को पहुंचने में थोड़ा वक्त लग जाता है। यानी कि रूबी आती है, आने के बाद उससे पूछा जाता है क्या तुम्हारे पति गायब थे? बोले कि हाँ साहब मेरे पति गायब थे। तभी पुलिस वाले कहते हैं हमें कुछ सामान मिला है, फोटो मिले हैं, ऐसा तो नहीं तुम्हारे पति का है, आप देख लीजिए। उसने देखा और देखने के बाद कहा साहब ये मेरे पति नहीं है। फिर पुलिस वालों ने कहा देखो आपके पति का नाम भी राहुल है और इसके बाजू पर भी राहुल लिखा हुआ है, आपको गौर से देखना चाहिए। उसने साफ साफ इनकार कर दिया कि यह मेरा पति हो ही नहीं सकता, मेरे पति ऐसे नहीं है, उसके बाजू पर ऐसा कोई निशान नहीं है। इस तरह की वो बातें कर रही थी। इसी बीच में जो अनुज तोमर होते हैं एसएचओ, उन्होंने उस महिला से यानी रूबी से कहा कि तुम अपना मोबाइल दिखाओ, तुम्हारा मोबाइल में देखना चाहता हूँ। अब एसएचओ उसके मोबाइल के जो गैलरी के पन्ने थे वो पलटने लगते हैं और एक एक करके फोटोज देखने लगते हैं। वो लगातार स्क्रॉल कर रहे थे। स्क्रॉल करते करते अचानक उनकी नज़र रुक जाती है और जब नज़र रुकती है तो वो खुद हैरान थे। वो कहते हैं कि रूबी तुम शायद झूठ बोल रही हो, तुम्हारे पति के साथ तुम्हारी एक सेल्फी है और तुम्हें यकीन नहीं होगा जो फोटो में तुम्हें दिखा रहा हूँ, जो टी शर्ट मौके पर मुझे मिली है यह वही टी शर्ट है और यही इन्होंने भी पहनी हुई है। तुमने सेल्फी भी ली हुई है, तुम्हें अपने पति के कपड़ों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है क्या? तुम्हें अपने पति के कपड़ों की बिल्कुल भी पहचान नहीं है? अब जब रूबी से बात कही जाती है तो और उसको वह सेल्फी दिखाई जाती है, उसको वो फोटो भी दिखाया जाता है और वो टी शर्ट भी दिखाई जाती है, तो यकीन नहीं होता। अब उसको भी इस सर्दी के मौसम में पसीने छूटने लगते हैं। पुलिस वाले समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ इसी ने गड़बड़ किया है। उसे थाने में बिठाया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। सवालों के सही सही जवाब वो दे नहीं पा रही थी। इसी बीच में उसका नंबर जो था वो सर्विलांस पे लगाया जाता है और उसकी एक सीडीआर मंगवाई जाती है। साथ ही उसके पति राहुल का नंबर भी सर्विलांस पे लगाया जाता है और उसकी भी सीडीआर मंगाई जाती है। और यहीं से यह कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। जब सीडीआर की मदद से नंबरों की जानकारी मंगाई जाती है तो पता चलता है कि जिसकी ये जो रूबी है ये कई कई घंटों तक, बहुत देर तक अलग अलग लोगों से बातचीत किया करती थी और पति को शायद इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी। पति बिजनेसमैन व्यक्ति था, व्यापार में लगा हुआ था। पत्नी जो रातों को मौका मिलता था तब बात किया करती थी। ऐसे ही जब सीडीआर निकलवाई जाती है तो 4 लड़कों के संपर्क में थी वो, और 4 में से एक लड़का ऐसा होता है जिसने लगभग 1 महीने के अंदर 1111 बार मतलब 1111 बार उसको कॉल किया था और 1111 बार जो बात हुई थी उसका नाम था गौरव। अब उससे भी पूछताछ की जाती है। बाकी 3 लड़के होते हैं उनको भी बुलवाया जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है। उनके भी नंबरों की लोकेशन निकलवाई जाती है, सीडीआर निकलवाई जाती है। तो पता चलता है कि जो गौरव है, गौरव और रूबी जहाँ जहाँ जाते थे वहीं वहीं उन दोनों की लोकेशन सेम पाई जाती है। बाकी 3 जो उसके बॉयफ्रेंड थे उनसे कोई फिलहाल लेना देना नहीं था, लेकिन पुलिस ने गौरव को जब हिरासत में लिया उससे जो पूछताछ करना शुरू किया वो भी अनाप शनाप जवाब देना शुरू कर देता है। यानी कि पुलिस को पूरा यकीन हो चुका था कि यहीं पर कुछ ना कुछ बात है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उनसे पूरी कहानी जानी जाती है। जब पुलिस अपने तरीके से बातचीत करना शुरू करती है तब कहानी सामने आ जाती है। रूबी जिसका जिला संभल है उसका थाना लगता है चंदोसी और मोहल्ला चुन्नी लगता है, वहाँ की रहने वाली होती है। उसके जो पति है राहुल, वो जिला संभल का थाना राजपुरा और कस्बा होता है गवा, वहाँ का रहने वाला होता है। करीब 15 साल पहले इन दोनों की शादी होती है। शादी बड़े धूमधाम से हुई थी, ठीक ठाक तरीके से इनका वैवाहिक जीवन चल रहा था। इनका करीब 12 वर्ष का एक लड़का होता है और 10 साल की एक बेटी होती है। जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ करने के लिए, पैसे कमाने के लिए राहुल ने अपना जो कस्बा गवा था वो वहाँ से छोड़ दिया
और सीधा संभल के चंदोसी पहुंच गया। वहां जाकर जूतों का कारोबार करना उसने शुरू कर दिया। और इसी बीच में पता चलता है कि उसकी पत्नी बहुत सारे लोगों से बातचीत किया करती है। जब पत्नी से पूछा जाता है, अलग अलग लोगों से अलग अलग टाइम पे वो बातचीत किया करती थी, खूब सारी बातचीत होती थी। पति जब नहीं होता था तो कई कई लोग उसके घर पर आया जाया करते थे, यानी कि उसे अलग अलग लोगों के साथ वक्त बिताना बहुत ज्यादा पसंद था। बच्चों को तसल्ली देने के लिए वो अक्सर महंगी महंगी चॉकलेट और टॉफी मंगवाया करती थी और उन बच्चों को दे दी जाती थी। जब बच्चे घर से बाहर निकल जाते थे और पति काम पर है तो घर के अंदर कोई ना कोई गैर मर्द आया करता था। ऐसे न जाने उसके कितने बॉयफ्रेंड होंगे। लेकिन फिलहाल जब यह इस घटना को अंजाम देती है तो इसके संपर्क में 4 लोग थे और उनमें से एक बहुत ज्यादा भरोसेमंद व्यक्ति होता है जिसका नाम गौरव होता है। अब इसी तरकीब से 18 नवंबर 2025 की बात है। उसका पति कहता है कि मुझे किसी काम से बाहर जाना है। पति जाकर कमरे में छिप जाता है और इसी बीच में जब रात होती है तो उसके प्रेमी गौरव को वो फोन लगाती है और घर पर बुला लेती है। गौरव को जैसे ही चांस मिलता है वो घर पर आ जाता है और रात के करीब 11 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। तो इसी बीच में मौका पाता ही उसका पति अपने कमरे में छिपा हुआ था, वह तुरंत ही उसके कमरे में पहुंच जाता है और वहां जाकर देखता है कि गौरव और उसकी पत्नी आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। उसे बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में आने के बाद वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। जब वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था तो उसने कहा था कि दिन निकलने दो, उसके बाद में तुम्हें बताऊंगा। ये तुम्हारा ही इलाका है, तुम्हारा ही मायका है और तुम्हारे ही लोग यहाँ पर रहते हैं। और जब तुम्हारे लोगों के सामने बिल्कुल तुम्हें नंगा होकर सड़क पर तुम्हें चोटी पकड़कर घुमाऊंगा, तब देखना तुम्हारी कितनी बदनामी होगी, तुम्हारे माँ बाप की कितनी बदनामी होगी, तुम्हारे भाइयों की कितनी बदनामी होगी। इस तरह की बातें थी। फिर पत्नी उसकी काफी डर जाती है, घबराने लगती है, हाथ पैर जोड़ने लगती है, कहती है कि जो गलती हुई है उसे माफ कर दो। वो लड़का गौरव भी माफी मांगता है लेकिन पति कहता है नहीं, अब तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। इसी बीच में पत्नी को मौका मिलता है और वहीं पास में एक हथौड़ा पड़ा हुआ होता है जिसे वो उठाती है और उस हथौड़े से वो उसके ऊपर वार कर देती है। और गौरव के हाथ में एक लोहे की राड होती है। वो पूरी ताकत से उसके सर पर बारी बारी से राड मारने लगता है। जैसे ही राड लगती है और हथौड़ा लगता है तुरंत ही उसका पति जमीन पर गिर जाता है और वो ढेर हो जाता है और वहीं उसके तड़प तड़प कर मौत हो जाती है और वहीं पर वह अपना दम तोड़ देता है। लेकिन अब गौरव और रूबी ये सोचने लगते हैं कि आखिरकार अब करे तो क्या करे, इसकी लाश को कहाँ ठिकाने लगाए, कैसे बाहर लेकर जाए। तभी दिमाग में ख्याल आता है और वह इंतजार करते हैं अगला दिन निकलने का। दोनों घंटाघर मार्केट पे जाते हैं और वहां से प्लास्टिक की कुछ पन्नी खरीदते हैं, 2 बैग खरीदते हैं। एक बैग 450 रुपये के आसपास का होता है और एक बैग 700 रुपये के आसपास का होता है और उसका पेमेंट उन्होंने यूपीआई के माध्यम से किया था। साथ ही एक ग्राइंडर मशीन भी खरीद लेते हैं और ग्राइंडर मशीन लेने के बाद सीधा वो घर पे आते हैं। घर आने के बाद सबसे पहले शरीर से उसकी गर्दन को ग्राइंडर मशीन की मदद से अलग करते हैं और 1 सेकेंड भी नहीं लगता और धड़ से उसकी गर्दन अलग हो जाती है। उसके बाद वह उसके बाजुओं को भी काट देते हैं। बाजुओं को काटने के बाद उसके पैरों को काटते हैं। काटने के बाद 2 बैग होते हैं, दोनों बैगों में उनको आराम से लपेट के पूरी तरह से पैक किया जाता है और पैक करने के बाद दोनों बैगों को लेकर वो 800 मीटर दूर फेंकते हैं, बाइक पर रखकर ले जाते हैं। और वह जो बैग जिसमें धड़ रखा हुआ था उसे लग रहा था कि धड़ से किसी व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकती, इसलिए वो उसे वहीं पर फेंक देते हैं। उसके बाद मौका पाते हैं वो लोग एक गाड़ी करते हैं किराए से लगभग 1300 रुपये में और वो उनका कहना था ड्राइवर से कि हमें घाट गंगा पर नहाकर आएंगे और वो गंगा नहाने के बहाने कार से जाते हैं और जाने के बाद जो दूसरा बैग था वो भी कार के अंदर रख लेते हैं, जिसमें पैर रखे हुए थे, जिसमें सर रखा हुआ था, जिसमें हाथों के हिस्से रखे थे। उसके बाद वो वहां जाते हैं और मौका पाते हैं उस बैग को गंगा में बहा देते हैं। जब पुलिस को इस बात का पता चलता है तो पुलिस की टीम गंगा जी के उस इलाके में उस बैग को अच्छे से ढूंढने की कोशिश करते हैं। तमाम कोशिशें पुलिस वालों ने की थी लेकिन फिलहाल वो इस बैग को ढूंढ नहीं पाते हैं और पुलिस इस घटनाक्रम का 22 दिसंबर 2025 को खुलासा कर देती है। लगभग 6 हिस्से किए गए थे उसके पति के, उसके प्रेमी के साथ उसने मिलकर और 4 बॉयफ्रेंड में से जो एक उसका सबसे भरोसेमंद था उसको उसने बुलवाया और वो नहीं जानती थी कि उसका पति भी वहीं पर छुपकर देख रहा है और उसको पकड़ लेगा। लेकिन उसके पोल खुलने का डर था और वो कत्ल कर बैठती है अपने प्रेमी के साथ मिलकर और इस घटनाक्रम का खुलासा इस तरह हो जाता है। फिलहाल वो दोनों जेल में हैं। जैसे ही इस घटनाक्रम का खुलासा होता है लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि वो औरत कितनी जालिम निकली। आखिरकार उसने अपने पति को ही मौत दे दी, लेकिन उसने मौत तो दी ही थी लेकिन मौत देने के बाद भी उसने कितने भयानक घटनाक्रम को अंजाम दिया। उसने उसके सर, धड़ और हाथ पैरों को बिल्कुल अलग कर दिया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको सावधान करना है। क्योंकि अक्सर समाज में ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं, इसलिए आप लोग इन घटनाओं को देखकर कुछ सबक ले सकें, बस हमारा यही उद्देश्य रहता है। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ ऐसे ही सच्चे घटनाक्रम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।